नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर आज फिर एक बार बात करेंगे गुजरात की सियासत की। और गुजरात की सियासत भारतीय जनता पार्टी के आसपास पिछले 25-30 सालों से घूम तो रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, उस पार्टी की आंतरिक कलह जो है वो खुलकर सामने आ रही है। अमरेली का लेटर कांड तो फिलहाल खूब चर्चा में है ही। वडोदरा में भी कुछ ऐसा ही हमने पिछले कई वक्त से, बल्कि लोकसभा के चुनाव जब से थे तब से ऐसा देखा। सूरत में भी कुछ इसी तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और हर छोटे छोटे शहर जिले से अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंतरिक कलह उभर कर सतह पर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, कैडर बेस पार्टी मानी जाती है, उसकी पोल अब गुजरात की जनता के सामने खुलती जा रही है। गुजरात की जनता भर भर झोली वोट भारतीय जनता पार्टी को करती आई है, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। और ऐसे में अब जनता तो सवाल उठा ही रही है, उस सवालों के जवाब तक जनता को नहीं मिल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत रावल हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, वीएनएम टीवी पर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मयूरिका जी। मैं बात कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह अब गुजरात की जनता के सामने आ गई है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पहले तो दबी जुबान में बोलते थे, पहले दबी जुबान में कुछ काम करते थे, लेकिन अब अखबारों में छपवाते हैं, अब लेटर भेजते हैं। क्या कहना चाहेंगे, चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में, निशांत भाई? देखिए मयूरिका जी, मैं आपको एकदम स्पष्ट बात बोलना चाहता हूं। जिस तरीके से आप खुद बड़ौदा के हैं, मैं खुद बड़ौदा का हूं, तो पहले बड़ौदा से शुरू करते हैं। बड़ौदा में आपने देखा कि पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो उनके चुने हुए लोग हैं, कॉरपोरेशन में एमएलए है, उनके सांसद है, उनके बीच में कोई भी बैलेंस नहीं है। संगठन किसी और दिशा में जाता है और जो चुने हुए लोग हैं वो किसी और दिशा में जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, आपने देखा लास्ट ईयर बड़ौदा में 2 महीने में 3-3 बार पूर आया। पूर के मैनेजमेंट में भी एमएलए कुछ और बोलता है, संगठन वाला कुछ और बोलता है। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को सत्ता के ऊपर सत्ता चाहिए। दे वांट सुपर पावर। पावर तो है ही उनके पास। गुजरात सरकार 156 के एमएलए के बहुमति से गुजरात सरकार बनी, फिर उन्होंने कुछ लूटफाट की, लूटफाट करके 161 दूसरी पार्टियों से एमएलए लेके आए, 161 पे आए, वाव की पेटा चुटनी जीते, 162 पे आए, लेकिन 162 182 में से 162 में भी उनका पेट नहीं भर रहा। दे वांट सुपर पावर। अब सुपर पावर कैसे बना जाए? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बोलती है, जैसे बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में बोलते हैं कि हमने 2.5 लाख सदस्यों को बनाया। 2.5 लाख सदस्यों को, ठीक है। अरे भाई, 2.5 लाख सदस्य आप बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बड़ौदा की 25 लाख की जनता है, आप 25 लाख सदस्य भी डिक्लेयर कर दो, लेकिन जो आपके सदस्य, आप तो उनके ही सोसाइटी, उनके एरिया में भी काम नहीं कर रहे हो। हमें याद है पूर्व के बाद जो कांग्रेस के हिसाब से हमने विरोध किया, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में जो हालत है, अभी देखिए हम बात कर रहे हैं और कल के न्यूज में आया, केशोद में भी ऐसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी में दो गैंग आमने सामने आ गई। सूरत देखिए, राजकोट देखिए, अमरेली देखिए। अमरेली में क्या हुआ, एक पाटीदार बेटी को जेल जाना पड़ा, उसको पैर पे पट्टे खाने पड़े पुलिस के हाथों से। इतना गंदा राजकारण। एक एमएलए दूसरे एमएलए को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो संगठन का प्रमुख होता है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके जो कॉर्पोरेटर होते, मेयर होते, यानी ये हर जगह का माहौल है। और आफ्टर ऑल इसकी वजह से वडोदरा की जनता और गुजरात की जनता की हालत देखिए। आज ई केवाईसी के लिए गुजरात की जनता को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आज आप देखिए, ये जो नया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वीएनएम के कैमरा ने कई बार दिखाया, लोगों को रात के 3 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। जनता का काम कहां पे हो रहा है जी? आप देखिए, वडोदरा सिटी की बात करो, सूरत की बात करो, अहमदाबाद की बात करो, जैसे ही बारिश खत्म हुई हर जगह पे खड्डे। हर जगह पे आप घर से बाहर निकलो, ऑफिस से बाहर निकलो, हर जगह पे खड्डे। जो काम होते हैं वो समय सर पूर्ण नहीं हो रहे हैं। हर जगह पे करप्शन का माहौल होता है। नगर पालिका 162 नगर पालिका है गुजरात में, उसमें से 80% के पास तो अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने के पैसे नहीं। गुजरात में देखिए, महिला सुरक्षा की बात सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अभी आपने देखा भरूच की झगड़िया की 10 साल की बेटी हमारे बड़ौदा के एसएसजी हॉस्पिटल में उसका देहांत हो गया। उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए धारासभ्य है, जो उनके सांसद है, उनके पास 5 मिनट का समय नहीं था कि उनको पेरेंट्स को एसएसजी हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए। लेकिन नहीं, लेटर कांड करना है, पेपर कांड करना है, होटल कांड करना है, बिल्कुल उनके पास समय है। अरे भाई, आप जो भी करो, आपके पार्टी का विषय, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमारा विषय ये है, आपके आंतरिक झगड़ों की वजह से हमारी जनता का काम क्यों रुका हुआ है, क्यों हमारी जनता को रोना पड़ रहा है। हमारी जनता, गुजरात की जनता ने आपके ऊपर विश्वास रख के आपको हर एक महानगर पालिका में सत्ता पे बिठाया है। 26 में से 25 सांसद आपको देके रखा है। ये विश्वास से देके रखा है कि आप लोग इकट्ठा होके उनके प्रश्नों का निवारीकरण के लिए काम करोगे, उनके प्रश्नों का सल्यूशन के लिए काम करोगे। लेकिन सामने क्या हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है या पेपर कांड हो रहा है। पेपर लीक तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में पेपर कांड हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या सुपर पावर, पावर के ऊपर पावर चाहिए ना इनको। प्रॉब्लम समझना पड़ेगा हमें। ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा हिडन वायरस है मयूरिका जी, जो गुजरात की जनता को दिन प्रतिदिन खा रहा है। ये बहुत भयानक वायरस है। देखिए, कोई कांड होता है तो वीएनएम न्यूज के माध्यम से वडोदरा की जनता को, गुजरात की जनता को पता चलता है, ठीक है। कोई करप्शन का केस आता है तो वीएनएम के माध्यम से पता चलता है, पुलिस के माध्यम से पता चलता है। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है, वो सुपर पावर की लड़ाई में कौन बनेगा सुपर बॉस, बॉस तो हो ही तुम लोग, लेकिन सुपर बॉस बनने की जंग में आपने जो तलवारें निकाली है, इंटरनल वॉर आपकी चल रही है, उसमें नुकसान तो गुजरात की जनता का हो रहा है। बिल्कुल। थोड़ा-सा लोकसभा चुनाव 2024 थोड़ा-सा पीछे आपको लेके जाती हूँ निशांत भाई। वहाँ से ही कहीं न कहीं वैसे सब चलता आ रहा था दबी-ज़ुबान में, लेकिन वहीं से कहीं न कहीं ये शुरू हुआ जब टिकट डिक्लेयर हुए और विरोध शुरू हो गया और इस कदर विरोध हुआ कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा, 2 टिकट बदलने पड़े और वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख बनने के लिए अब अलग होड़ लग रही है, अलग-अलग शहरों में, जिलों में। अमरेली में हमने देखा कि कौशिक वेकरिया को हटाकर वहां भी अध्यक्ष बदलने की कवायद में ये पूरा लेटर कांड हो गया और अब पूरी सियासत वहां से केंद्रित हो गई है। ये आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो रहा है? क्योंकि एक पार्टी जब पिक पर जाती है और नेताओं को जब दबाती रहती है, तो अब वो नेता जो है स्प्रिंग की तरह उछल गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ में नहीं रहे हैं वो नेता। देखिए मयूरिका जी, एक पार्टी होती है जिसमें क्वांटिटी कार्यकर्ता होता है और एक पार्टी ऐसी होती है जिसमें क्वालिटी कार्यकर्ता होता है। आपको पता है महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? कौरवों के पास क्वांटिटी थी, पांडवों के पास क्या था? क्वालिटी थी। पांडवों को बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा, वो धर्म युद्ध था, सत्य के असत्य के सामने सत्य की विजय की बात थी। लेकिन जब सत्य जीतता है तो सत्य को जीतने में समय लगता है। आप देखिए, आजकल कांग्रेस का हमारा एक भी कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता से आप बात कीजिए, वो अच्छा लिख सकेगा, अच्छा पढ़ सकेगा, अच्छा बोल सकेगा, पब्लिक के बीच में जाके काम कर सकेगा, पुलिस के लाठी डंडे खा सकेगा, इतनी सहनशीलता होती है, जेलों में जाएगा आंदोलन करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कैडर बेस बोल के इतने नंबर ऑफ लोगों को उनके कार्यकर्ता बनाए, अब क्या हुआ? सत्ता है 30 सालों से, तो अब ऐसा माहौल हो गया कि हर किसी को सत्ता चाहिए, हर किसी को कॉर्पोरेटर बनना है, हर किसी को एमएलए बनना है, हर किसी को निगम का चेयरमैन बनना है, हर किसी को जिला या शहर का प्रमुख बनना है, हर किसी को महामंत्री बनना है। पार्टी तो उनका एक्सपेक्टेशन तो बड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने जुमला ही ऐसा फैलाया था, वी आर वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। हकीकत ये है, गुजरात भारतीय जनता पार्टी ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है और ये ज्वालामुखी आने कुछ समय में कभी भी फटने वाला है। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से तो लड़ाई बाद में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अंदर ही लड़ के खत्म हो रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा माहौल, अमरेली की घटना में नारायण जी ने बोला, जो पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने भी वही बात रखी जो हमारे कांग्रेस के लीडर से रखी, जो जेनी बेन ने रखी, जो परेश भाई ने बात रखी, वही नारायण जी ने बोला। इसमें पुलिस ने ये बहुत किया है, किसी लड़की को रात के 12 बजे उसके घर से उठा लेना और किसी भी जज का परमिशन ना हो, कोर्ट का परमिशन ना हो, जो कायदा बोलता है, राइट। तो एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी में अभी माहौल ऐसा है, सच बोलने वाले लोग कम है। हम जो सच बोलते हैं, जो जनता की बात करते हैं, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं मयूरिका जी। मैं भले प्रतिपक्ष में हूं, मैं भले विरोध पक्ष में हूं, लेकिन सच बोलने वाले के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कॉर्पोरेट कल्चर अपनाया है कि आप इतना काम करोगे, इतने आवर्स काम करोगे तभी आपको पद मिलेगा, आप इतना स्ट्रेस में काम करोगे तभी आपको पद मिलेगा, ये कॉर्पोरेट कल्चर उनके लिए भारी पड़ने जा रहा है। आप देखिए, गुजरात के हर एक जिले में, गुजरात के हर एक तालुका में, अरे भाई 20 करोड़ से लेके 30 करोड़ के कमलम के कार्यालय आप बना रहे हो, राइट। अरे पार्टी का काम क्या होता है जी? आप इतना पैसा हर एक जिले में, गुजरात के 33 जिले हैं,
मल्टीप्लाई बाय आप 30 करोड़ काउंट कर लीजिए, कितनी बड़ी रकम होगी। अरे इतनी रकम में जो गुजरात के हर एक सिटी में, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत की हर एक सिटी में ब्रिज के नीचे जो गरीब बैठते हैं उनको मकान बना के दे देते ना, लेकिन नहीं, उनका शो ऑफ का बिजनेस है। और ये शो ऑफ के बिजनेस में जो सेंट्रिक पॉइंट पावर हो चुका है, उसकी वजह से ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने के लिए गुजरात की, वडोदरा की जनता की तो कोई परवाह ही नहीं कर रहा, बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा। आज गुजरात की जनता या तो राम भरोसे है, या तो भरोसे है, या तो विरोध के भरोसे है। हम तो बोलते हैं ना कि मिनिस्ट्री आपके पास, सरकार आपके पास, आपका संगठन है इतना सारा, आप बोल रहे हो बड़ौदा में 2.5 लाख कार्यकर्ता है, तो लोगों के लिए काम कीजिए ना, लोगों के लिए काम कीजिए। आज मैंने सुना था कि बड़ौदा में वो 200 लोग जो स्पेशल 200, सुपर 200 हम बोल रहे हैं, सुपर 200 लोग इकट्ठा होने वाले थे, उसमें बड़ौदा के सुना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व धारासभ्य इन्वॉल्व थे, रनिंग धारासभ्य इन्वॉल्व थे, पूर्व कॉर्पोरेटर इन्वॉल्व थे, रनिंग कॉर्पोरेटर इन्वॉल्व थे। अच्छा हुआ बहाना उनको मिल गया कि मनमोहन सिंह साहब का जो राष्ट्रीय शौक था उसकी वजह से उन्होंने मीटिंग नहीं की। ये 200 लोग ने सुना था 1000 रुपए की कुछ थाली रखी थी एक जने की, या जो होटल का नाम मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक अच्छी खासी होटल में 1000 रुपए की थाली आप लोगों को खिलाते हो। क्यों खिलाते हो? कि भाई आपके ही अध्यक्ष को, आपकी पार्टी के अध्यक्ष को आपको निकालना है। आप जंग के मैदान में आप इतना खर्चा कर रहे हो आपके ही लोगों को मारने के लिए, तो इतना पैसा, इतना खर्चा आप कीजिए ना। अब जो देखिए उसमें वार्ड नंबर 3 के हमारे जो काउंसिलर है पराक्रम सिंह भाई, वो भी थे, इन्वॉल्व थे। तो भाई आप इतना खर्चा करने के लिए रेडी हो तो वार्ड नंबर 3 आपके ही वार्ड में कामगिरी कीजिए। आप तो कभी वार्ड में दिखते ही नहीं हो, हमने तो कभी दिखा ही नहीं है, मैं भी वो वार्ड से बिलोंग करता हूँ, हमने कभी देखा ही नहीं है आपको। आप हमारा काम कीजिए ना, हम आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे भाई, हम आपको रोड गटर के लिए फोन करेंगे, हम आपको रास्ते के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए फोन करेंगे। इतना बड़ा पूर आ गया, विश्वामित्री पे जो दबान है वो हटाने की बात नहीं, वो उसकी कोई चर्चा करने के लिए रेडी नहीं। आज 4 महीना 5 महीना गुजर गया मयूरिका जी, क्या ये 2025 में भी हमें यही हालत देखनी है क्या? किसी का 25 लाख का नुकसान हुआ, सिर्फ 40,000 रुपए मिले। लोगों की सेवा करनी थी ना आपको जनता ने वोट लोगों की सेवा के लिए दिया है, इंटरनल वॉर के लिए तो दिया नहीं। ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी पार्टी का मैटर है, लेकिन जनता में मैं भी आ गया ना मयूरिका जी, आप भी आ गए ना जनता में। मैं आपको गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ, आप इतनी बड़ी चैनल के बड़े एंकर हो, फिर भी राशन कार्ड के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। मुझे लाइन में लगना पड़ेगा राशन कार्ड के लिए, मेरे परिवार को राशन कार्ड के लिए लाइन में लगना पड़ता। तो ऐसी आप लोग इकट्ठा होकर ऐसी कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाते जिसकी वजह से जनता का काम स्मूथ हो? लेकिन हर दिन ऐसा नहीं बोल रहा कि ये 1 साल में एक बार किसी तालुका या किसी जिला में आपको भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल वॉर देखने को मिलता है। अरे भाई ये वॉर नहीं, वॉर है। कौन सी गैंग बड़ी, ये गैंग छोटी, ये गैंग बड़ी, ये गैंग के पास बड़ा पैसा, इसको गैंग बेस्ड पार्टी बोला जाता है, इसको कैडर बेस्ड पार्टी नहीं माना जाता। दे आर जस्ट नाउ गैंग बेस्ड पार्टी, और उनको स्वीकारना पड़ेगा, नहीं स्वीकारेंगे तो हम उनको याद दिलाएंगे बार बार। गैंग बनाई जा रही है और आपस में गिरोह बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, और सीधा सीधा नुकसान जो है वो जनता का हो रहा है, क्योंकि भर भर झोली वोट मिलते हैं। एक एक सीट से लाखों वोट के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता जीतते आए हैं गुजरात में, लेकिन गुजरात की जनता को रिटर्न नहीं मिलता है। गुजरात की जनता की आंखें खुलेगी क्या निशांत भाई? अब एक ही साल में स्थानीय स्वराज के सारे चुनाव होने वाले, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, और उसके बाद फौरन हम नगर पालिका के चुनाव पर चले जाएंगे। क्या गुजरात की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ परचम दिखा सकती है, अपनी वोट की ताकत दिखा सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनता महान है, भारत देश का इतिहास रहा है, वडोदरा सिटी का भी इतिहास रहा है, गुजरात का इतिहास रहा है। जब जब जनता ने ठान लिया है तब तक परिवर्तन हुआ है, और ऐसा परिवर्तन हुआ है कि जो सामने वाली पार्टी का अहंकार था, सामने वाली पार्टी का जो भी ईगो था, वो सब उतर के रखा है। लेकिन गुजरात की जनता, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, गुजरात की जनता बिल्कुल भोली बिल्कुल है, लेकिन मूर्ख नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासकों ने गुजरात की और वडोदरा की जनता को खास करके अगर मूर्ख बनाने की जो कोशिशें की है, अब जनता की आंख उगल गई है। भाई 30-30 साल से आपको वोट दिए थे, हमारे घरों में पानी लाने के लिए तो नहीं दिए थे। 30 साल से आपको वोट क्या बोले थे हर्ष भाई संघवी, क्या बोले थे कि हम गुजरात में ऐसा रोड बनाएंगे कि आप चाय की रकाबी में चाय पीते होंगे किसी भी बस में, किसी भी एसटी बस में, तो वो रकाबी हिलेगी भी नहीं, बोले थे ना? क्या बोले थे? और आज हालत क्या है? पूरा स्टैंड लगा देंगे ना नीचे, रकाबी के नीचे पूरा रबर का स्टैंड, फिर भी वो स्टेबल नहीं रहेगी। ऐसे रोड बना के दिए आप लोगों ने। गुजरात की जनता को आप दे क्या रहे? गुजरात एक तरफ से आप राजस्थान में
₹500 का गैस का बोतल दे रहे हैं, महाराष्ट्र में देने की बात कर रहे हैं। आप लाडली बहना योजना चला रहे हैं शासित राज्यों में, तो गुजरात की माता बहनों ने क्या भूल कर दी? गुजरात की माता बहनों को क्यों ₹500 में सिलेंडर नहीं मिल रहा भाई? गुजरात की जनता को क्यों A1 कैटेगरी के इंटरनल रोड नहीं मिल रहे? हर जगह पे भ्रष्टाचार, नकलियों की भरमार। जो बाकी बचा था 2 दिन पहले वो भी मिल गया, नकली एमएलए मिला गुजरात में, नकली सीबीआई, नकली ईडी, नकली हॉस्पिटल, नकली घी, नकली तेल, नकली बियारण। क्या बचा है नकली में? नकली डॉक्टर्स, नकली हॉस्पिटल्स, नकली एमएलए मिलने लगे, नकली पुलिस वाले। एक तरफ गुजरात में दारू और ड्रग्स के वेपले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए दारू और ड्रग्स के एडिक्ट्स जितने भी है, हमारा युवा धन उसके पीछे जा रहा है, उसकी चिंता करने का समय नहीं है आप लोगों के पास। सिर्फ इंटरनल वॉर, किसको प्रमुख में से हटाना है, किसको मेयर में से हटाना है, किसको स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन में से हटाना है। अरे भाई इतना तो पावर है आपके पास, उसका तो यूटिलाइज कीजिए पहले। देखिए मैं बहुत बिल्कुल बोल रहा हूँ, दिल्ली में जो 2 महानुभाव बैठे हैं, मुझे लगता है उनके हाथ से गुजरात की कमान चली गई है। वो बिल्कुल बात निश्चित हो गई है, क्योंकि गुजरात में अगर किसी एक सिटी में या एक जिले में होता तो बात समझी जाती, लेकिन गुजरात के हर एक जिले में ये माहौल बन चुका है। भारत देखिए सबसे ज्यादा तो एपीएमसी या किसी भी सहकारी इलेक्शंस में आपने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी किसी को मैंडेट देती है और उसके अगेंस्ट जिसको मैंडेट नहीं दिया वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, और मैंडेट वाले के अगेंस्ट में वो जीत जाता है। आप कोई भी एपीएमसी पकड़ के ले लीजिए, आप कोई भी डेयरी पकड़ के ले लीजिए, ये सबको दिख रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी सही नहीं है, ये बात निश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो भवाई है, उसकी वजह से गुजरात की जनता का जो टेंशन, गुजरात की जनता का जो दुख दर्द, गुजरात की जनता का जो काम नहीं हो रहा, उसके लिए हम खड़े हैं। और इसीलिए हमने आज ये मुद्दे के ऊपर आवाज भी उठाई है। मैंने खुद इसके ऊपर प्रेस लिखी है कि भारतीय जनता पार्टी इज नो मोर कैडर बेस्ड पार्टी, दे आर ओनली गैंग बेस्ड पार्टी। और गैंग का काम क्या होता है? आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मूवी में भी देखा है, रियल लाइफ में भी देखा है। गैंग का काम होता है गैंग का लीडर कौन हो, उसके लिए अंदर अंदर गुटबाजी होती है, अंदर अंदर लड़ते रहते हैं वो लोग। गैंग का काम होता है पावर के नाम पे लोगों को लूटना। एक जमाने में जो डाकुओं का गैंग हुआ करता था, वो गन दिखा के लोगों को लूटते थे। आज के भारतीय जनता पार्टी वाली जो गैंग है, वो अपना पावर दिखा के लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स डाल के, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे लोगों को लूटना काम करते हैं, लेकिन अपने झगड़े छोड़ने के लिए कोई रेडी नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ शिस्तबद्ध पार्टी हो आप। प्रधानमंत्री जी अपनी हर एक भाषा में बोलते हैं हम तो जी कैडर बेस है, हम तो जी शिस्तबद्ध पार्टी। तो गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के लोगों में क्यों शिस्त नहीं है? संगठन अलग बात करते हैं, क्यों उनके जो इलेक्टेड लोग हैं वो अलग बात करते हैं। यहाँ पे शिस्त क्यों नहीं आ रही? 5 साल से हम देख रहे हैं आप लोगों का ये नाटक, 5 साल से कोई शिस्त नहीं है। उसका मतलब गुजरात की जनता ने अब डिसाइड कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्पोरेट बन चुकी है, इसके ऊपर विश्वास नहीं है, और उनको कॉर्पोरेट बन के ही रहना चाहिए। राजकीय जो बातें हैं वो कांग्रेस के ऊपर छोड़ दे। जी बिल्कुल। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जरूर पूछना चाहूंगी। अगर कोई भी गलत करता है उसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच, अगर वो विपक्ष का नेता है तो उस पर ईडी सीबीआई और तरह तरह की जांच एजेंसी लगा दी जाती है निशांत जी, लेकिन कौशिक वेकरिया पर इतने बड़े घपले का आरोप लगा है। जो लेटर मिला है, जो लेटर सब जगह पहुंचाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। क्या उन पर कोई जांच कराई जाएगी? अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है कि अब कौशिक वेकरिया पे जांच कराने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए मयूरिका जी, हमारी मांग आज कल से हमारे लीडर जो है परेश भाई, जो एक्स हमारे सीएलपी लीडर भी थे, परेश भाई ने जिस तरीके से अभी अनशन शुरू किया है वहां पे अमरेली में, और हमारे जेनी बहन भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बाकी लीडर वहां पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी डिमांड एक ही है कि आपने जो एक पाटीदार बेटी को इस तरीके से जेल में डाला, उसकी आपने इतनी अच्छी सी चार्जशीट बनाई कि उसको 2-3 दिन तक बेल ना मिली लोकल कोर्ट में से, राइट? एक पाटीदार लड़की, एक पाटीदार बेटी गुजरात की जो 22 साल की, राइट, उसके ऊपर आपने इतना दमन गुजारा। उसके 2-3 बार जब उसको बेल मिलती है, उसके मेडिकल करवाने के बहाने भी आप रात को 12 बजे उसको उठा के ले जा रहे हो, 2 गाड़ी भर के आते हो। कोई भी इंसान घबरा जाएगा ना, कोई भी इंसान के अंदर डर आ जाएगा। रात के 12 बजे पुलिस उठाने के लिए मेडिकल के आएगी। तब भी हमारे जो लीडर है परेश भाई ने वो गाड़ियों को रोका था और पुलिस को बोला आपको जो मेडिकल करवाना सुबह करवाना। यानी कांग्रेस का बैकअप हमेशा ऐसे कल्प्रिट्स के साथ रहा है। आप बड़ौदा का भी देख लीजिए, बड़ौदा में जो हरनी बोटकांड हुआ, 20 जो आरोपी थे वो तो छूट गए,
लेकिन बेटी को बेल नहीं मिली। गुजरात की एक पाटीदार बेटी को बेल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? वो नौकरी कर रही थी एक ऐसे नेता के वहां पे जो नेता को सुपर पावर चाहिए था, और सुपर पावर के चक्कर में उसने आदेश दिया कि आपको ये पत्रिका लिखनी है, इसको वायरल करनी है। बेटी तो ऑफकोर्स उसके बॉस का तो ऑर्डर फॉलो करेगा कोई भी, तो बॉस का ऑर्डर फॉलो किया, बॉस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन बेटी को रात को 12 बजे आपने उठा लिया। क्या करेगा? अभी बड़ौदा की बात बोलो, बड़ौदा में एक गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर पकड़ा गया था, गुजरात पुलिस ने वीडियो दिखाया उसका, वरगोड़ा निकाला हमने, वरगोड़ा निकाला, क्या हुआ? दूसरे दिन तो बेल लेके छूट गया वो। ऐसी तो चार्जशीट बनती है, ऐसी तो एफआईआर बनती है, जिसका वेटेज ही नहीं होता। प्रॉब्लम ये है, भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, जितने भी गुजरात के पिछले 15 कौभांड, पिछले 5 साल में बीजेड का कौभांड हो या कोई भी अन्य कौभांड हो, पिछले 15 कौभांड आप चेक करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। वो संस्था जो कौभांड करती है, वो संस्था में भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्रियों के बेटे या उनके रिलेटिव डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में आपको मिलेंगे। हुआ किसी को आज तक किसी को कुछ हुआ? हर बार बोलते हर्ष भाई संघवी, ऐसा बोलते वरगोड़ा निकालो, गुजराती में बोलते हैं ना वो, कायदा में रहसो तो फायदा में रहसो, लेकिन किसके लिए कायदा है? मेरे और आपके जैसे मध्यम वर्ग के लिए, गरीबों के लिए कायदा है क्या? आपके लोगों के लिए कोई कायदा ही नहीं है क्या? कोई कायदा नहीं है। आज देखिए, मैंने एक बात सुनी, अभी जो हरनी बोटकान में जो एक कॉर्पोरेशन के अधिकारी थे, मैं शायद उनका नाम भूल गया हूँ, वो रिटायर भी कॉर्पोरेशन में से हो चुके हैं जी, वो चौहान साहब रिटायर भी हो चुके हैं। देखिए तो सही, हमारे वहां पे तालिबान कानून कैसे लग रहे हैं, उनको सजा क्या मिली? हर महीने आपके सैलरी में से 5,000 रुपए काट दिए जाएंगे जी। यानी ये तो खुली छूट हो गई ना। आप मानव वध करो, बड़ौदा में आके आप कहीं पे भी खुलेआम घूम के आप मानव वध करो, और मानव वध की सजा क्या होगी? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए आपकी सैलरी में से, आपके धंधा की अकाउंट में से कट जाएंगे। ये तो माहौल बना के रखा है जी इन लोगों ने। पब्लिक को, जनता को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन समय बलवान होता है मयूरिका जी। एक समय होता है सत्ता परिवर्तन का, जनता की आंखें खुलने का। वो समय, मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है, कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से लगता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वो समय आ चुका है। निशांत भाई, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी ने इस बार बहुत मजबूत स्टैंड लिया है अमरेली लेटर कांड मामले। अगर इसी तरीके के मजबूत स्टैंड लिए जाएं तो शायद गुजरात में कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है, क्योंकि एक कमजोर पार्टी बन चुकी थी नेताओं की वजह से या किसी भी वजह से। लेकिन अब अगर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गुजरात में, जब उन्होंने इतना दावा कर दिया है कि हम गुजरात जीतने जा रहे हैं, तो अगर जान फूकती है तो क्या गुजरात की जनता को इसका फायदा मिलेगा? क्या आप लोग आंदोलनों के जरिए कांग्रेस पार्टी को और गुजरात में मजबूत आने वाले वक्त में बनाने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मयूरिका जी, देखिए, राहुल गांधी जी का जो संसद में स्टेटमेंट था, उससे गुजरात में हमारे कांग्रेस के जितने भी क्वालिटी कार्यकर्ता है, मैं अगेन बोलूंगा, जितने भी क्वालिटी कार्यकर्ता है, वो सब में एक नया सा जोम आ गया है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो फर्स्ट टाइम संसद में बोला, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने मुंह पे बोला कि आपको हम गुजरात में इस बार 2027 में हराने जा रहे हैं। देखिए, हार जीत चुनाव के बाद डिसाइड होती है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो कॉन्फिडेंस एक चरम सीमा पे आ चुका है। और हमारे कार्यकर्ता हमेशा, कोई भी मैटर हो, फिर अंबाजी मंदिर का जो प्रसाद का मैटर आया था, जो अपना मोहन थाल बन करके उन्होंने चिक्की प्रसाद चालू कर दिया था, उसके लिए भी हमारे प्रवक्ता हेमंत रावल लड़े थे, उसमें भी हमें सक्सेस प्राप्त हुआ था। और फिर विधानसभा में हमारे अमित चावड़ा साहब है, वो बहुत सारे ऐसे बिलों पे चर्चा करते तो सरकार को सोचने लायक बना देता है, वो बिल पास भी नहीं होते, भले मेजोरिटी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमारा कार्यकर्ता जो भी जिला में है, वो हमेशा लड़ता आया है, लड़ता रहेगा। हमें जनता का साथ चाहिए, जनता का साथ कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, हम उसकी परवाह नहीं करते, हम जनता के लिए लड़ते हैं। जनता का साथ मिलेगा तो हम ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे, नहीं भी मिलेगा तो भी हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे। ये हमारा परम धर्म है और लड़ते आएंगे। चलिए, जब भी मैं लोगों के बीच जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि चलिए, अच्छा, आप कह रहे हैं कि इतनी सारी दिक्कतें हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन विकल्प भी तो नहीं है। तो आशा करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा और मजबूत विकल्प बनकर गुजरात की जनता को साथ देगी, क्योंकि गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं है। ये अब लगातार उजागर हो रहा है, चैनल्स पर हो रहा है, अखबारों में आ रहा है। लेकिन गुजरात की जनता को अगर कांग्रेस पार्टी एक अच्छा विकल्प दे सकेगी तो शायद ये गुजरात की जनता का सबसे बड़ा भला होगा। निशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much.
और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये जो सारी बातें हैं वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और अगर नए आए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। वीएनएम की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। देश बदलने की बात हो या दुनिया बदलने की बात हो, हमेशा जोर दिया जाता है युवाओं पर। युवाओं को सही स्किल्स देना, युवाओं को सही जानकारी देना, युवाओं को सही नॉलेज देना और फिर उन्हें सही प्लेटफॉर्म प्रदान करना ताकि वो अपनी स्किल्स को लोगों के सामने पेश कर सके और अपने थॉट्स के जरिए, अपनी रचनात्मकता के जरिए कुछ बदलाव ला सके। यही एक इनिशिएटिव लिया है यंग चेंज मेकर्स ने, जो कि IIM रांची द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें वडोदरा की एक लड़की ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है यंग चेंज मेकर्स में। आज हम सबसे पहले आपको मिलाने जा रहे हैं दिया चावला से, जिन्होंने IIM रांची द्वारा आयोजित यंग चेंज मेकर में हिस्सा लिया और अपने थॉट्स के जरिए कुछ बदलाव लाने की कोशिश की। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं दिया चावला का, हमारी आज की जो मेहमान है। बहुत बहुत स्वागत है दिया चावला का। थैंक यू सो मच।
जैसा मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये बहुत ही कम शब्द हैं, बहुत ही कम इंट्रोडक्शन है। इतनी कम उम्र में जब आप कुछ बदलाव करने का सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि ये जो जर्नी है यंग चेंज मेकर, सबसे पहले इसमें आपने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या था वो पूरा प्रोसेस, उसके बारे में बताइए। जी, तो सबसे पहले मैं सारे जो IIMs हैं उन्हें फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो एक बार मैंने पोस्ट देखा था कि ऐसा हम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर ये आपके जो वैल्यूज़ है उसके साथ अलाइन होता है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। तो उनके वेबसाइट में पे मैं गई, मुझे वहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना था, मेरे जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में डिटेल्स देने थे, एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो थे मेरे उसके बारे में भी बोलना था। फिर उसके बाद हमारा एक क्विज राउंड था। अगर उनको आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा लगे तो आपको क्विज देने को मिलता है। उसमें आपके जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं उस पर तुम्हें टेस्ट किया जाता है। एंड इफ़ यू क्वालिफाई फॉर द टेस्ट, आफ्टर दैट तुम्हारा एक इंटरव्यू राउंड होता है। जो वहाँ पे IIM के स्टूडेंट्स हैं वो लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, तुम्हारे जो वैल्यूज़ है, तुमने जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसके बारे में चर्चा करते हैं जी। तो फिर उसके बेसिस पे तुमको एडमिशन मिल सकता है। और अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 95 पीपल वर सिलेक्टेड टू अटेंड द प्रोग्राम। ओके, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि 3000 लोगों में एक लड़की हमारे वडोदरा शहर की है जिन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन कोशिश की है अपने विचारों को किसी के सामने रखने की। और इसके आगे जो पूरा प्रोसेस रहता है, आप गांव में गई थी टीम के साथ में, और उस जर्नी के बारे में बताइए कि वो पूरा क्या किस्सा है और वहां पर जो आपने चेंज मेकिंग का एक थॉट वहां पे पेश किया है उसके बारे में बताइए। जी, तो सबसे पहले हम IIM रांची पहुंचे थे, रूममेट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर हमारे पूरे दिन लेक्चर्स होते थे, कुछ मीटिंग्स रहती थी, कुछ टास्क्स रहते थे। फिर ऐसा कर करके चेंज मेकिंग के बारे में वहाँ के प्रोफेसर से सीख के, उनकी जर्नी के बारे में पता करके हमको थर्ड डे पे रासा बेड़ा के गांव में लेके गए थे। तो इस गांव में हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि हम पूरी हार्डशिप्स देखेंगे कि लोगों को कितने प्रॉब्लम्स है, बट आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ के लोग इतने खुश थे अपनी लाइफ में। हमको लग रहा था कि हमें इनसे सीखना चाहिए। फिर हमने थोड़ी उन गांव वालों से बात की कि तुमको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हर रोज के लाइफ में। तो वहाँ पे एक लेडी थी, उनने हमें बताया कि मेरा जो बच्चा है काफ़ी छोटा है अभी, और हम लोग रात को जब सोने जाते हैं तो बेचारा कांप रहा होता है, क्योंकि जो रासा बेड़ा का गांव है ना काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। तो वहाँ पे काफ़ी ठंडी भी आती है। एंड हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी था उनसे बनाया हुआ खाना खाने का, बहुत ही मस्त था। और उनका जो मेन क्रॉप है वो राइस होता है। ओके, राइट। सो उसमें जो एक बाई प्रोडक्ट होता है राइस हस्क करके, उससे वैसे जलाया जाता है यूजुअली। तो हमने ये सब सुन के सोचा कि क्यों ना हम कोई वेस्ट मटेरियल को यूज करें टू क्रिएट समथिंग दैट कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। So we found out about the insulative properties of rice husk, and then we figured out a process जिससे हम rice husk की mattresses बना सकते थे, जिससे उन्हें गर्माहट भी मिले और उनका जो वेस्ट मटेरियल है उसको रीपर्पस किया जा सकता है। ओके, यानी यहाँ पर दो चीजें एक साथ हो जाती कि उनका जो एक प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाए और साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा, राइट? जी। तो इसमें आपको कितना टाइम लगा है, आपकी टीम में कितने लोग थे और कितना वक्त लगा है इस प्रॉब्लम को समझने में और ये सॉल्यूशन लाने में कि ये सब चीजें बनाकर उनको देनी है? तो मेरे टीम में 6 लोग थे, दुनिया के अलग अलग कोने से थे, और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे पहले। तो हमने बात तभी की जब हम गांव में गए थे साथ में। एंड बेसिकली ये बात थी कि हम गांव से आए तब भी हमारे ऑनगोइंग लेक्चर्स थे कि हमको टाइम मिला ही नहीं था सोचने का कि हम क्या करेंगे। रात को जाके 10:30 को हमको उन्होंने फाइनली बोला था कि अब तुम जाके ब्रेनस्टॉर्म करो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बनाओ। और मैं आपको बोल रही हूँ कि हम लोग रात को 5 बजे तक काम कर रहे थे हमारे प्रेजेंटेशन पे। उसमें भी ऐसे भी हादसे हुए थे कि लोग इतने थके हुए थे, सबका सिर दुख रहा था, वीडियो कॉल पे सो गए थे। तो काफ़ी स्ट्रगल्स तो आए थे, बट हमने साथ में काम किया, एक दूसरे के आइडियाज सुने, फाइनली ब्रेनस्टॉर्म करके हमने सोचा कि ये चीज़ काम कर सकती है। और मतलब
द थिंग इज कि ये वो खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनके लाइफ में घुस रहे हैं और हम हमारे आइडियाज एनफोर्स कर रहे हैं। वो लोग खुद के लाइक एज अ कम्युनिटी ये हर सीजन बना सकते हैं मैट्रेसेस, एंड इट विल ऑल्सो बी वेरी सस्टेनेबल। तो दैट वाज बेसिकली द होल प्रोसेस कि हमने आइडिया सोचा था रात को 12 बजे और इतने 1-2 घंटे में पूरा प्रेजेंटेशन बना के प्रैक्टिस भी की थी। ओके ये कोई आम बात नहीं है, इतनी देर तक जागना और इस लगन के साथ में कोई भी काम करना। हर किसी को हर चीज़ में पैशन की ज़रूरत होती है। और मेरा अगला सवाल यही है और शायद आखिरी भी, कि ये पैशन कहाँ से आया है, इसके पीछे क्या प्रेरणा है? आपने कहा कि आप IIM के सारे पेजेस को फॉलो करती हैं, तो क्या रीज़न है और आगे आपके क्या गोल्स हैं अपनी लाइफ को लेके? तो मेरा मेन गोल तो यही है कि मुझे एक IIM में IPM प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, और इसी वजह से मैं काफ़ी रिलीजियसली सारे IIM के पेजेस को फॉलो करती हूँ। और उससे ज़्यादा मैं मेरे आसपास के लोगों से काफ़ी इंस्पायर्ड फील करती हूँ, मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स। इसीलिए मुझे भी लगा कि इवन दो मेरी एज उनसे काफ़ी कम है, मुझे भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे भी कुछ चेंज लाना है दुनिया में। और वही रीज़न से मैंने जैसे ये प्रोग्राम देखा, मुझे लगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट फिट है। आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो? आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे दिखे, मतलब ज़्यादा सोचे बिना एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। क्या पता, जैसे मेरे को भी नहीं लगता था कि मैं प्रोग्राम में सिलेक्ट हो सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे नहीं लगा था कि मेरे ईमेल में एक दिन वो एक्सेप्टेंस लेटर भी आएगा, बट इट ऑल वर्कड आउट बिकॉज आई टुक दैट चांस, एंड सो शुड यू। दिया ने ये बहुत अच्छी बात कही कि हमें नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन एक चांस लेना बहुत ज़रूरी है। इस एज में जहाँ लोग पार्टीज करते हैं, जहाँ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, उस एज में कुछ बदलाव लाने का सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये इनिशिएटिव लेकर आई हैं दिया चावला, जिनसे अभी हम जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी मैं आपका कि हमारे साथ में आपने बातचीत करी है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल हम बहुत एक वर्ड सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुन रहे हो या यूट्यूब पर सुन रहे हो, मैनिफेस्टेशन। हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन इसके साथ एक और सच्चाई ये भी है कि अगर हम चाह रहे हैं तो उसके भी पीछे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है, जिसका एक एग्जाम्पल दिया ने सेट किया है हम सभी के लिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह युवाओं के बीच में ये मैसेज स्प्रेड हो, और इसीलिए VNM TV आपके लिए लेकर आया ये खास इंटरव्यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा, ताकि वडोदरा की लड़की जो कर रही है उसे भी सराहना मिले और साथ साथ और लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिल सके। फिर लौटेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए VNM TV के साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही।
Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR Signature fans, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. जब एक 5 साल का बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कूल जाके अक्षरों को पहचानना सीखेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस छोटी सी उम्र में कोई बच्चा कठिन संस्कृत श्लोकों को ना केवल याद करता है बल्कि उसे इतनी शुद्धता के साथ प्रस्तुत करता है कि मानो संस्कृत उसकी मातृभाषा हो। विश्वास करना मुश्किल है लेकिन ये सच्चाई है वडोदरा की वेदा की। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे वडोदरा की एक ऐसी नन्ही प्रतिभा से जिसने अपने अद्भुत स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के बलबूते पे ना केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे देश को गौरव महसूस करवाया है। वेदा ने 5 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बड़े बड़े विद्वानों के लिए करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको बता दें कि वेदा ने ना केवल 150 से अधिक संस्कृत श्लोकों का कंसर्ट कर लिया है बल्कि अपने आध्यात्मिक और असाधारण ज्ञान के बलबूते पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2 बार अपना नाम दर्ज भी किया है। ये जो सारी बातें हैं वो बेहद अविश्वसनीय है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना अद्भुत कौशल। लेकिन इसलिए इस वक्त हमारे साथ खुद वेदा मौजूद है और हम अभी उनसे जुड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे उनकी इस अद्भुत उपलब्धि के बारे में। तो वेदा, जैसा कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो वैसे तो अच्छा फील हो रहा है। आपको आदि शंकर आचार्य के द्वारा जो श्लोक रचित है उसका आपने पाठ किया है और इस वजह से आपको ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो कौन से श्लोक थे वो? वो थे कृष्णाष्टकम और अच्युताष्टकम, चिटाटवी एंड शिव तांडव स्तोत्र। आपकी सबसे पसंदीदा श्लोक कौन सी है? अच्युताष्टकम। क्या आप एक बार इसका पाठ करके सुना सकते हैं हमें? यस। अथाच्युताष्टकम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिताराधितम् इन्दिरामन्दिरं जेतसा सुन्दरं
देवकी नंदनम नंदजम समददे कृष्णवे जिष्णवे संखिने चग्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभा याचिता यात्मने कंसवित् त्वंशिने वंशिने ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधवादोक्षज द्वारक नायक द्रौपदी रक्षक राक्षस शोभित सीतया शोभितो दंडकारण्यभू पुण्यका कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो कत्स सम्पूजितो राघवः पातु मां धेनुकारिष्टः निष्ठकृद्वेषिण केशिः कंसवृ त्वंशिका कारणः पूतना गोपकसूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा विद्युदुद्योपकस्पस्फुरद्वाससं प्रावीणं बुधवत् वृल्लसत् विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोभितां हृद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैकुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिन्दसत् कुण्डलं दण्डह्यो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतं केशवं सद्यभामाधवं श्रीधरं राधिताराधितम्। आप दिन में कितने बार अभ्यास करते हो? वैसे तो मैं 4 बार प्रैक्टिस करती हूँ। और आपको बड़े होकर क्या बनना है? वैसे तो मुझे बड़े होकर एक अच्छी मानस बनूं वैसा लग रहा है मुझे। और क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इसमें से ऐसा कुछ? वैसे तो मुझे डॉक्टर बनना ही अच्छा है। तो अभी आगे भविष्य में आप कौन कौन श्लोकों का पाठ आप करना चाहते हैं? यमुनाष्टकम। अभी हम जुड़ेंगे वेदा के माता पिता के साथ और उनसे जानेंगे वेदा की इस अद्भुत उपलब्धि के बारे में। हमें ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आपकी बेटी ने इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उसको शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता हूँ, पर बहुत अच्छा लगता है। तो वेदा ने कब से स्टार्ट करना शुरू किया? हमारे घर में ही ऐसा माहौल है, आध्यात्मिक है। हम सभी लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। हम वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो हम कृष्ण भक्ति करते हैं। सुबह से शाम तक 2-3 बार जो भी है, खाना खाते समय हम लोग श्लोक बोलते हैं, फिर सोते वक्त बोलते हैं, सुबह उठते वक्त सूर्य दर्शन करते हैं। तो ये ऐसा है हमारा। जैसा कि आपने बताया कि 150 से अधिक संस्कृत श्लोक वेदा को आते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से की उन्होंने याद करना? क्योंकि 100 अभी वो महज 5 साल की हैं और 150 से अधिक श्लोक उनको ऑलरेडी अभी याद है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए, इसकी शुरुआत जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब से हुई थी। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें क्राइसिस था। तो मतलब मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि मैं मेरा बिज़नेस और घर दोनों एक साथ अच्छे से चला सकूं। तो उस वक्त क्या होता है कि हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब हम लोगों से सपोर्ट मांगते हैं तो वो उनके हिसाब से या उनकी सहूलियत के हिसाब से हमें सलाह मशवरा देते हैं। पर जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, जैसे गीता का सार की मैं बात करूं, तो बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है। तो ये जो बात है वो मुझे श्रीमद् भगवद गीता से समझ में आई। और जब मैंने जब पहली बार गीता पढ़ी तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, पर जब दूसरी बार तीसरी बार श्रीमद् भगवद गीता का मैंने अध्ययन किया तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अगर
अपने पास जो भी है उसमें खुश रहना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने सीखा, फिर हमने घर में ऐसा माहौल बनाया कि बच्चे भी वो फॉलो करें। और आपने शायद एक सुना होगा कि आप अपने बच्चों के मित्र बनो और उसको अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग आपके बच्चे के मित्र बनेंगे और उसको बुरा बना देंगे। तो बस यही एक विचार है। और हमने पहले से ऐसा तय रखा था कि जब तक उसको खुद समझ में नहीं आ जाता कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कैसे इस्तेमाल करें, तब तक उसे गैजेट नहीं देना है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको गैजेट ना दूँ, या ये मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं उसको कब तक गैजेट से दूर रख सकता हूँ। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे मार्ग पर चले। क्योंकि आपने कई बार बड़े बड़े लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा कि नॉलेज का होना और नॉलेज का सही तरह से इस्तेमाल करना, ये दोनों अलग चीज़ हैं। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बॉम्ब बना के काफ़ी लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हो, और अगर आपके पास नॉलेज है तो वही नॉलेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके लाखों लोगों का घर में दिया भी जला सकते हो। तो ये नॉलेज का सही इस्तेमाल करें हमारे बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने आध्यात्मिकता की ओर एक कदम रखा है। तो आज के समय में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप वेदा को इन सारी चीज़ों से दूर कैसे करते हैं, या मतलब क्या चुनौती होती है फिर? हमें कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वेदा का जो स्वभाव है वो घर में जो आध्यात्मिक माहौल है उसकी वजह से काफ़ी शांत है। और मैंने बचपन से इसके साथ वक्त बिताया है। जैसे मैं अभी उनको चेस सिखा रहा हूँ तो उसको 70 to 80% चेस आ गई है। तो जब आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हो तो बच्चे आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो उनको वो जो प्रेम है वो मोबाइल में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम दोनों फार्मासिस्ट हैं तो ये मेरे साथ मेडिकल में आती है, तो सामने हनुमान चालीसा बजता है तो वो सुन के उसने पूरा याद कर लिया। तो मतलब हम अगर अपने बच्चों को पूरा समय दे तो उसको गैजेट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसमें टाइम भी नहीं लगता है और मेहनत भी नहीं लगती है। बस आपको सिर्फ बच्चों को वक्त देना है। तो आप क्या चाहते हैं, वेदा इसी क्षेत्र में आगे जाकर विकास करे या कुछ और योजनाएं आपकी वेदा को लेकर? देखिए, बच्चों के बारे में कोई योजना नहीं होती। बच्चे तितली की तरह होते हैं। आप अगर उसको पकड़ के रखोगे तो उसका करियर ख़राब हो जाएगा, आप उसको छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा। तो उसका ऐसा ही है कि बस आप उसको संभाल के रखो, जैसा है वो अपने आप आगे बढ़ेंगे। आप उसको सिर्फ ये सिखा दो कि आपके पास जो नॉलेज है उसका अच्छा और सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर आपको बच्चों को कुछ सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद समझ जाएगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करने का विचार कैसे आया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करने का ऐसे कुछ विचार नहीं आया था। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरी वाइफ भी साइंस बैकग्राउंड से है। तो हमने सोचा कि अगर इसको डाल के देखते हैं क्या होगा, तो अप्रूव हो गया। बस ऐसे ही बैठे थे, एक बार देखा तो किसी का रिकॉर्ड नहीं था, और इसको काफ़ी सारे श्लोक याद है। मुझे पता है इसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। आपने भी अभी सुना तो वो उसने पूरा अच्युताष्टकम बोला, तो वैसे उसको 150 मिनिमम 150 श्लोक याद होंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप गर्भावस्था के समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ते या सुनते थे, तो इसका कुछ असर पड़ा है कि अभी वेदा ने इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है? देखिए, हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कि मतलब गर्भावस्था के दौरान हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या तो सुनते हैं उसका असर बच्चों पे पड़ता है, तो हो सकता है कि उसका असर वेदा पे पड़ा हो। वेदा का शेड्यूल कैसा होता है पूरे दिन का? वेदा सुबह 7 बजे से पहले तो उठ जाती है, फिर उसका 8 बजे का स्कूल का टाइमिंग होता है। फिर 1 बजे वो स्कूल से आती है। आने के बाद उसका थोड़ा होमवर्क रहता है, मतलब खाना वाना खाने के बाद होमवर्क करती है, थोड़ी देर सो जाती है। उठने के बाद वो 1 या 2 घंटा मेरे साथ वो श्लोक वगैरह याद करती है। फिर 6 से 7 बजे तक वो खेलने जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर 7 बजे आने के बाद भी वो थोड़ा स्कूल का होमवर्क वगैरह करती है, और 9 साढ़े 9 बजे सो जाती है। वेदा को स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए इनाम दिया गया है?
वेदा को पहले जो रिकॉर्ड मिला था वो आदि शंकराचार्य रचित कृष्णाष्टकम के लिए मिला था, और अभी जो रिकॉर्ड मिला है वो आदि शंकराचार्य रचित अच्युताष्टकम के लिए मिला है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स को परवरिश के लिए? परवरिश के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को अपना टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बच्चों को टाइम देते हैं तो हम जो भी सिखाते हैं बच्चों को सीखना बहुत इजी हो जाता है। अक्टूबर मंथ में वेदा को श्री कृष्णाष्टकम के लिए रिकॉर्ड उसका दर्ज हुआ था। वो उसने 2 मिनट और 49 सेकेंड में कंप्लीट किया था। उसके टोटल 9 श्लोक हैं और हर एक श्लोक में अलग अलग 4 लाइन्स हैं। तो ऐसे 9 श्लोक का उसने पठन किया था 2 मिनट और 49 सेकेंड में। और अभी जो उसको रिकॉर्ड मिला है वो आदि शंकराचार्य रचित अच्युताष्टकम के लिए मिला है और वो उसने कंप्लीट किया है 2 मिनट और 58 सेकेंड में। वेदा की ये जो सफलता है वो सिर्फ संस्कृत श्लोकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी है अनुशासन, परिश्रम और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की। ये उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर रख के उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखना चाहते हैं। ये कहानी ये साबित करती है कि अगर बच्चों को सही परवरिश और मार्गदर्शन मिले तो वो अपने काबिलियत से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV।